जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद की परिभाषा क्या है आपके किताब के अनुसार कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। यानी कि समाजवाद का अगर इसका परिभाषा का अर्थ समझे तो समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जितने भी देश में उत्पादन होते हैं, चाहे वो कारखाने द्वारा हो या किसी और चीज़ द्वारा हो, तो उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है। उस पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ सरकार का होता है और उस उत्पादन का जो वितरण होता है, विपणन होता है, उसमें समाज में उस देश के रहने वाले सभी लोगों का अधिकार होता है, उसमें बराबर की बंटवारा होता है। इसका मतलब उसमें जो उत्पादन होता है वो किसी एक निजी व्यक्ति का न होकर किसी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति का न होकर के ये पूरे समाज के लिए होता है और उसका फ़ायदा पूरे समाज को होता है। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम लोग समाजवाद कहते हैं या समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है कि ये समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। ये जो शब्द है समाजवाद, ये आया कैसे। तो इसकी उत्पत्ति हुई है 18वीं शताब्दी में। औद्योगिकरण जब हुआ तो उसी के परिणाम स्वरूप इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। हुआ ये था कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण आया और औद्योगिकरण के आने के कारण यहाँ पे जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका जगह बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया और देखते ही देखते इन बड़े उद्योगों ने छोटे उद्योग को निगल गया, मतलब वो गायब हो गए, खत्म हो गए। इससे क्या हुआ कि समाज में जो छोटे उद्योग में काम करने वाले लोग थे वे लोग बेरोजगार हो गए और इन लोगों की मजबूरी हो गई कि ये लोग कहाँ पे काम करना शुरू कर दिए। तो ये लोग जो बड़े बड़े उद्योग थे उसमें काम करना शुरू कर दिए, लेकिन इनकी स्थिति अच्छी नहीं रही। इन उद्योगों में जब ये काम करना शुरू किए तो हुआ ये कि जो इसमें पैसे लगाते थे, जो इसके मालिक होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, वे मुनाफे पे मुनाफे कमाते थे, जबकि इसमें काम करने वाले जो लोग थे उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। यानी कि जो मजदूर इसमें काम करते थे उनकी स्थिति दयनीय थी, जबकि जो इस उद्योग के जो मालिक थे उनका स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, वो बेहतर से और बेहतर होते जा रहे थे। स्थिति ऐसी आ गई थी कि इन लोगों की जीवन जो है वो पूरे तरह से पूंजीपतियों के हाथ में था। जो उद्योग के मालिक थे उन्हीं के दया पर चल रही थी। इनके पास खाने को भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। जो ये काम करते थे उनसे जो इनको तनख्वाह मिलता था, जो पैसा मिलता था, उससे इनको अपने परिवार को चलाने के लिए भी इतना इनकम नहीं होता था कि वो अपने परिवार को भी चला पाएँ। स्थिति एकदम दयनीय थी। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उस समय के मजदूरों के हालात ऐसे थे कि एक ही कमरा में 10, 12, 15, 20 लोग एक साथ रहते थे, टेंट डाल करके रहते थे। इनका शोषण किया जाता था, 18 घंटे 16 घंटे काम करवाया जाता था, तनख्वाह कम थी, छुट्टी की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह से पूरे तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हालात बहुत ही खराब थे। जो मजदूर वर्ग थे उनका स्थिति एकदम दयनीय हो चुका था। तो यहीं से कुछ हमारे समाज में विचारक आते हैं और इनके लिए काम करते हैं। वहीं से ही समाजवाद के शब्द की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब इस तरह से समाज में जो घटनाएं घट रही थी, इस घटना के कारण क्या होता है कि उस समय समाज आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो 2 भागों में बंट जाता है, जिसमें पहला भाग होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वो होता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता था, तो उसे हम लोग पूंजीपति वर्ग के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते थे। और श्रमिक वर्ग वो होते थे जो उसमें उत्पादन में काम करते थे, मजदूर के तौर पर वहाँ पे उत्पादन के लिए काम किया करते थे। तो इस तरह से आगे चल के जो समाज है वो आर्थिक रूप से 2 भागों में बंट गया था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में। तो यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से समाज के 2 वर्ग हो गए थे। पूंजीपति वर्ग जिसमें उत्पादन के साधनों के मालिक होते थे उनको हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते थे। दूसरा यहाँ पे श्रमिक वर्ग जो उत्पादन में कार्य करने वाले मजदूर होते थे, उन्हीं को हम लोग श्रमिक वर्ग कहते थे। तो जब इस तरह से समाज में मजदूरों की हालत दयनीय थी तो इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए समाज में कुछ विचारक आए।
उन्हीं विचारकों ने इस समाजवाद शब्द की, वहीं से समाजवाद शब्द की उत्पत्ति हुई। ये जो समाजवादी विचारक हैं उनमें से कुछ यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे कि सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फॉरियर हो गए, लुई ब्ला हो गए, उसके बाद रॉबर्ट ओवन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए और एंगल्स जो हैं। तो ये सभी समाजवादी विचारक थे जिन्होंने यहाँ पे पूंजीपति वर्गों का वहाँ पे जमकर विरोध किया। जो मजदूरों की स्थिति थी उसके लिए ये लोग लड़े और उस समय के समाज के में जो मजदूरों का शोषण हो रहा था उसका विरोध किए, उनके खिलाफ काम किए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे समाजवाद को दो भागों में बांटा जाता है। जो आज के आधुनिक समाजवाद है इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आता है यूटोपियन समाजवाद और दूसरा आता है वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद की अगर बात करें तो यह एक तरह से आदर्शवादी था, स्वप्नदर्शी था, यानी कि ये आदर्श की बात करता था, अच्छी बातें करता था और सपनों में रहता था कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यानी कि पूरे तरह से ये सपनों में ही जीते थे, कुछ ज़्यादा ये लोग काम नहीं करते थे, बस जो फिलॉसफी होती है, जो बातें होती है वही ज़्यादा ये लोग करते थे। इसमें कुछ लोग आते हैं जैसे कि इसमें सेंट साइमन आ जाएंगे, लुई ब्ला, ये सब जो विचारक थे समाजवाद के, ये लोग यूटोपियन समाजवादी हैं, यानी कि आदर्शवादी स्वप्नदर्शी समाजवादी विचारक ये लोग थे। उसके बाद आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। जब कार्ल मार्क्स आता है तो यहाँ पे इसका एक अलग इसको भाग में बांटा जाता है जिसे हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और एंगल्स आते हैं जो कि आदर्शवादी न होकर के यथार्थवादी थे, जो यथार्थ काम करते थे, जो था उसी पे बात करते थे। एक बार कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के, और इस तरह से वो समाज के जो मजदूर वर्ग हैं उनको वो जगाने का काम कर रहा था, उनको अपने शोषण के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे थे। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद में आते थे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यूटोपियन समाजवादी में कुछ विचारक हुए थे, जैसे कि सेंट साइमन है, चार्ल्स फॉरियर हैं, लुई ब्ला हैं, रॉबर्ट ओवन हैं। तभी हम इन्हीं के बारे में, इनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या विचार थे। सबसे पहले हम लोग सेंट साइमन के बारे में पढ़ेंगे। ये समाजवाद के प्रथम विचारक माने जाते हैं, जो कि फ्रांस के एक विचारक थे, यानी कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। और इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। यानी कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे में उनका संघर्ष न हो, वो लोग मिलजुल करके रहें और प्रकृति ने जो भी चीज़ दी है, प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें प्रदत्त की गई है उनका ये मिलजुल कर दोहन करें, उनका इस्तेमाल, उनकी उपभोक्ता ये लोग मिलजुल कर उसका उपभोग करें। ऐसा इनका विचार था। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही ये भी मानते थे कि समाज में जो निर्धन है, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो भौतिक आवश्यकता है उसके लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज को काम करना चाहिए। समाज के जो लोग हैं उनको इन गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने एक घोषणा किया था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यानी कि समाज में जो भी लोग हों उनके क्षमता के अनुसार उनको काम मिलना चाहिए और उनके काम के अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए। जो भी वो काम करते हैं वो उनके क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए, न कि किसी भी, जैसे होता है कि उद्योगपति का जो बेटा होता है वही आगे चल कर उसका मालिक बनेगा, जबकि एक मजदूर के बेटे के पास उद्योगपति के बेटे से ज़्यादा क्षमता होता है उसे उद्योग के मालिक बनने का, लेकिन मालिक तो उद्योगपति का बेटा ही बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंट साइमन कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, यानी कि जो भी काम है वो उसकी क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए। जिसको जितनी क्षमता है उसी के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार, यानी कि जो काम करता है क्षमता के अनुसार जो काम मिलेगा उस काम के अनुसार उसे वेतन भी मिलना चाहिए। ऐसा विचार सेंट साइमन का था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति हैं जिनका नाम था चार्ल्स फॉरियर। तो चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद के विरोधी थे। जो उस टाइम पे औद्योगिकरण हो रहा था उसके ये चार्ल्स फॉरियर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि आज के डेट में आधुनिक रूप में औद्योगिकरण हो। ये भी मानते थे
कि जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो छोटे नगर और कस्बों में ही काम करे, बड़े शहरे और बड़े उद्योगों में आकर के वो काम न करे, बल्कि अपने ही छोटे जो नगर हैं, कस्बा है, वहीं पे रह करके वो काम करे। तो ऐसा चार्ल्स फरियर का विचार था। इन्होंने किसान के लिए एक फ्लांक्स योजना भी बनाया था, यानी कि फ्लांक्स नामक योजना भी बनाने की मांग रखी थी, लेकिन ये मांग असफल रहा था। ये चीज़ ये पूर्ति नहीं हुआ था, ये योजना सफल नहीं हो पाया था। दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है लुई ब्लां। लुई ब्लां एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाजवाद के विचारक तो थे ही, समाजवादी तो थे ही, साथ ही साथ ये राजनीतिक भी थे, मतलब कि राजनीति में भी ये एक्टिव थे। पूरे जितना भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवादियों के बारे में, उनमें से मात्र एक लुई ब्लां ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में भी सक्रिय थे, उसमें भी ये काम करते थे। और इन्होंने सुधार कार्यक्रम को अधिक व्यवहारिक रूप से इसको प्रदर्शित किया था, यानी कि इनके जो सुधार कार्यक्रम थे वो बहुत ही व्यवहारिक थे। इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ये राजनीति से जुड़े हुए थे और इनको अच्छे से पता था कि यदि हमको आर्थिक सुधार करना है तो पहले हमें राजनीति में सुधार करना होगा। अगर राजनीति में सुधार ना करेंगे तो आर्थिक सुधार करना संभव नहीं है। इसीलिए कहते थे कि आर्थिक सुधार करने से पहले यहाँ पे राजनीतिक सुधार करने की आवश्यकता है, और उस पर ये काम भी किए थे। उसके बाद चौथा है रॉबर्ट ओवेन। ये ब्रिटिश के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे, और ये एक उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम है न्यू लुनार्क, वहाँ पे अपना एक फैक्ट्री की स्थापना किए थे, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छी खासी वेतन की व्यवस्था किए थे। और जब इसका परिणाम देखा गया तो परिणाम देख करके वो भी अचंभित रह गए, क्योंकि इनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसा उद्योगपतियों को लगता था कि अगर हम मजदूर को ज़्यादा वेतन देंगे तो उनका बचत नहीं हो पाएगा, उनके इनकम में कमी होगी। लेकिन जब यहाँ पे रॉबर्ट ओवन ने अपने फैक्ट्री के मजदूरों को अच्छी वेतन देना शुरू किया तो रिजल्ट उल्टा आया, इनके इनकम में और बढ़ोतरी हुई। इससे ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मजदूरों को ज़्यादा वेतन देने से जो इनकम है वो कम हो जाएगा। होता ये है कि अगर मजदूर को अच्छी वेतन मिले तो अच्छे काम करते हैं, मन से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो उत्पादन ज़्यादा होती है, और उत्पादन जब ज़्यादा होता है तो उससे इनकम भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है, जो कि रॉबर्ट ओवेन के साथ हुआ भी था। तो इस तरह से ये कुछ 3-4 यहाँ पे यूटोपियन समाजवादी हैं जिन्होंने जो उस टाइम के मजदूर थे उनके शोषण के खिलाफ काम किए, उन मजदूरों के लिए काम किए। लेकिन ये जिस तरह से काम कर रहे थे, ये एक ऐसे पहले बताए हैं कि ये लोग आदर्शवादी विचारधारा के थे, तो ये लोग यहाँ पे वर्गों के बीच संघर्ष से ज़्यादा उनमें समन्वय में ये लोग विश्वास रखते थे। यानी कि ये चाहते थे कि जो समाज के वर्ग हैं वे सभी मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं था। अब ये लोग आदर्शवादी थे तो ये इसी विचार पे चलते थे, और ये लोग वर्ग संघर्ष नहीं चाहते थे। यानी ये नहीं चाहते थे कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों के बीच संघर्ष और टकराव हो। लेकिन इनका अभियान असफल रहता है, ये लोग सफल नहीं हो पाते हैं, जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन जितना भी ये लोग किए हैं वो समाजवाद में एक अच्छा योगदान था। इनसे ही आगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स जैसे व्यक्तियों ने सीख लिया और आगे चलकर समाजवाद के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो लोग थे यूटोपियन समाजवादी उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप में ये लोग असफल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के जो कोशिशें थी उन्हीं के बदौलत आगे चल के कार्ल मार्क्स और एंगल्स जैसे व्यक्तियों ने समाजवाद को और निखारने का काम किया, उस पर और काम किया। तो इनका भी अच्छा खासा योगदान रहा है। इन लोगों ने भी समाजवाद के विकास में एक अच्छा खासा योगदान निभाया है। अब हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कहे जाने वाले, उनके जनक कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मन में एक जगह है ट्रियर, वहीं पे इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। जिस टाइम इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का, उस टाइम इनके पिता यहूदी धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इनके पिता ने ईसाई धर्म को अपना लिया था।
इनकी जो पत्नी थी कार्ल मार्क्स की, उनका नाम है जेनी, जो कि इनके बचपन के मित्र थी। उन्हीं से इन्होंने 1843 ईस्वी में शादी किए थे। धर्म में ये पहले यहूदी थे, बाद में इन्होंने, इनके पिताजी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। शिक्षा की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स है वो बोन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, परंतु बाद में 1836 ईस्वी में इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की और यहाँ पे इनके ज़िंदगी में एक नई मोड़ की शुरुआत हुई। यहाँ से इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अगर इनका बात करें कि किन किन विचारकों को ये मानते थे, तो ये हीगेल, मॉन्टेस्क्यू और रूसो से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इन विचारकों के बहुत ज़्यादा मानते थे। उसके बाद जब ये शादी किए थे 1843 में, उसी के एक साल बाद ये पेरिस की ओर वहाँ पे पेरिस की ओर पलायन कर जाते हैं, यानी कि वहाँ पे चले जाते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स नामक एक व्यक्ति से होता है। टाइम था 1844। तो 1844 में कार्ल मार्क्स की मुलाकात एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। तो इनसे पेरिस में 1844 में ये मिलते हैं। मिलने के बाद ये दोनों के जब बात विचार होता है तो कहते हैं कि दोस्ती वहीं होती है जहां विचार मिलते हैं। तो इन दोनों के विचारों में काफ़ी समानताएं होती है और इन दोनों में एक ऐसी दोस्ती होती है कि जीवन भी ये मित्रता कायम रहती है। तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया कि मिलने के बाद इन्होंने उस टाइम पे जो वहाँ के मजदूर थे, उनकी जो स्थिति थी, दुर्दशा थी, उसके बारे में गहराई से अध्ययन किए, उनके बारे में जानकारी लिए और 1848 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचार को स्पष्ट रूप से उसमें रखा गया था। उसी के बारे में ये दोनों बातें किए थे। उसके बाद 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल। तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है, यानी कि समाजवादियों के लिए अगर सबसे बड़ी कोई पुस्तक है तो वो है दास कैपिटल, जिसको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था और इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक में कुछ सिद्धांत दिए थे, उसी सिद्धांत के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स के कौन कौन से सिद्धांत थे। तो इन्होंने कुल 5 सिद्धांत दिए हैं मुख्य रूप से, जिसमें से पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये कुछ कार्ल मार्क्स के सिद्धांत थे जो उन्होंने दिया है। तो ये उनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अलावे कार्ल मार्क्स ने इतिहास को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटे हैं। अपने सिद्धांत में इसको 6 भागों में बांटे हैं। ऐसे तो हम लोग इतिहास को मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुसार इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिम साम्यवादी युग। ये वो टाइम है जिस टाइम पे मनुष्य का उद्भव हुआ था, जो पुराने टाइम पे रहते थे। और अगर देखा जाए तो उस टाइम पे साम्यवादी शासन ही था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतिहास में पढ़े रहे हैं कि प्रारंभिक मानव जो था वो जो भी शिकार वगैरह करता था, फल कंदमूल इकट्ठा करता था, तो उसमें सबकी बराबर की भागीदारी होती थी। सब लोग मिलजुल कर रहते थे और बांट चुट कर साथ में खाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो आदिम काल में अगर जाया जाए तो कार्ल मार्क्स के अनुसार ये साम्यवादी ही था, साम्यवादी युग ही था। उसके बाद दासता युग आता है। जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि आगे चल के यही में दास व्यवस्था की शुरुआत होती है, राजा की शुरुआत होती है, प्रजा की शुरुआत होती है। तो उसके बाद यही दासता युग आता है। उसके बाद आगे चल के यही फिर सामंती युग में बदल जाता है, यानी कि पहले आदिम साम्यवादी युग था, फिर दासता युग आता है और उसके बाद फिर से सामंती युग की शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि जब औद्योगिकरण आया तो उसी समय पे पूंजीवादी युग की भी शुरुआत हुई थी, यानी कि इस टाइम पे पूंजीवादी व्यवस्था भी आ गया था। तो इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद फिर से समाज में जो कार्ल मार्क्स हैं, एंगल्स हैं, सेंट साइमन हैं, ये सभी जो लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति की, एक नया विचार लाए जिसको हम लोग समाजवादी युग के नाम से जानते हैं।
तो इतने 5 भाग में वो बांटे हैं। और छठा भाग जो है साम्यवादी युग, कार्ल मार्क्स का मानना था कि अभी साम्यवादी युग तो नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही ये आने वाला है। भविष्य में फिर से साम्यवादी युग आएगा, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य फिर से पहले जैसा होगा, जो भी ये उत्पादन करेगा उसमें सबकी भागीदारी सामान्य होगी, सब लोग मिलके खाएंगे, बांट चुट कर खाएंगे और मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो फिलहाल तो ये नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि भविष्य में ये चीजें आएंगी। तो ये 6 उनके अनुसार ऐतिहासिक चरण रहे हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, जो कि 1864 में किया गया था। इसका जो ये अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुआ था, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन हुआ था, उसका पूरा का पूरा श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। इसमें वो मजदूर के लिए काम रूप से किए थे, और वहाँ पे एक भाषण में एक बात भी कहे थे जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार था। उनका कहना था मजदूरों के लिए कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मजदूरों को जो यहाँ पे मुक्ति की आवश्यकता है वो खुद प्राप्त करेंगे, अपने कोशिश से, अपने लगन से ही अपना जो प्रयत्न करेंगे उसी के आधार पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक जो उद्योग है वो एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, तो वो भले कितना भी वो विज्ञान के क्षेत्र में सुधार कर ले, मशीन में सुधार कर ले या किसी और क्षेत्र में सुधार कर ले, लेकिन इससे किसानों की स्थिति में किसी भी तरह का सुधार नहीं होगा। अगर किसानों की स्थिति में सुधार करना है तो उन्हें खुद कोशिश करना होगा, खुद इसके लिए लड़ना होगा। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के पूरे विरोध में करते थे, उसके खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो रहे ही ना, वो खत्म हो जाए। इसलिए वो मजदूरों से कर रहे थे कि अगर तुमको अपनी स्थिति में सुधार लानी है तो तुमको सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सेंट साइमन और लुई ब्लांक, रॉबर्ट ओवन जैसे जो यूरोपियन समाजवादी थे वो आदर्शवादी बात करते थे। वहीं पे अगर हम लोग कार्ल मार्क्स को देखें तो ये आदर्शवादी बात नहीं करते हैं, ये यथार्थवादी करते हैं और मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने की बात करते हैं। एक तरफ जहाँ सेंट साइमन का ये मानना था, बाकी के जो यूरोपियन समाजवादी थे उनका ये मानना था कि इनके बीच वर्ग संघर्ष न होकर के वर्ग समन्वय हो। वहीं पे अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें तो ये वर्ग समन्वय की बात नहीं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि इनको पता था कि समन्वय तो नहीं हो सकता है और अगर इनको अपना अधिकार चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये अपने भाषण में ये दिखाते हैं कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ पे उत्साहित कर रहे थे, उनको अपने हक के मांग के लिए लड़ने के लिए, अपने मांग को उठाने के लिए बात कर रहे थे। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक नारा भी मिला था जो कि उस टाइम का सबसे प्रमुख नारा था, जिसमें था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यानी कि जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, और दूसरी तरफ था कि जब तक आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक नारा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में ये नारे को भी दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे 14 जुलाई 1889 को पेरिस में फिर से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ भी हुआ था, और इस संघ में मार्क्सवाद ने इसका अध्यक्षता नहीं किए थे, मतलब मार्क्सवाद इसमें नहीं थे, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे, जो उनके अनुयायी थे, जो समाजवाद के समर्थक थे, उन लोगों ने मिल करके समाजवाद को और आगे बढ़ाने के लिए इस चीज के लिए यहाँ पे काम किए थे। इसको आगे बढ़ाने के लिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन हुआ था। ये 14 जुलाई 1889 को पेरिस में किया गया था। इसमें 20 देश के लगभग 400 प्रतिनिधि यानी 400 लोग इसमें भाग लिए थे। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पे बनाया गया है। उसके बाद इस सम्मेलन में हुआ क्या था कि कुछ मांगे रखी गई थी, जैसे कि 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी मांग रखी गई थी। ये लोग मिलकर डिसाइड किए थे। उसके बाद यहाँ पे था कि मजदूरों को 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग थी, यानी कि कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। अगर आज के वर्तमान टाइम में देखें तो कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब हो तो उसमें अगर
कानूनन रूप से बात करें तो 8 घंटे की ही जॉब होती है, तो वो मांग भी यहाँ पे रखा गया था। उसके बाद 1 मई 1899 को क्या हुआ था कि यूरोप और अमेरिका के लाखों मजदूरों ने हड़ताल किए थे, और हड़ताल में वो तब से प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यानी कि 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका के जितने भी मजदूर लोग थे उसमें से लाखों की संख्या में वो हड़ताल को उतरे, और उसी दिन क्योंकि वो 1 मई के दिन था इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर बात करें इसे जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को इसकी उपलब्धि की थी, इसकी उपलब्धि ये थी कि इसमें सैन्यवाद और युद्ध के विरुद्ध जो आंदोलन था, इसके लिए आंदोलन किए थे कि यहाँ पे सैन्यवाद नहीं चलेगा और जो यहाँ पे युद्ध की स्थिति है वो उस चीज के लिए किया गया था। उसके बाद यहाँ पे समानता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार पर भी जोर दिया गया था कि हमारा भी उसमें अधिकार होना चाहिए, ये सब इसमें किया गया था। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरे समाजवाद को देखें तो इस समाजवाद में मुख्य रूप से कोई खास यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों को, जो मजदूर थे, उनको एक रास्ता मिला, उनको एक नई उम्मीद मिली। ये जो समाजवादी विचारक है ये लोगों के लिए लड़े, मजदूरों को हक के लिए लड़े, और वहां से मजदूर को ये एहसास हुआ, उनको एक रास्ता मिला कि नहीं चलो अभी इतिहास हमारे पक्ष में है, और आज नहीं तो कल भविष्य में फिर से साम्यवादी शासन आएगा, फिर से एक ऐसी व्यवस्था आएगी जहाँ पे सब लोग मिलकर रहेंगे, सबका समान अधिकार होगा, सब समान होंगे, और जो भी उत्पादन होगा उसमें सबकी बराबर के हकदार होगा, सबको बराबर वहाँ पे मिलेगा। तो इस उम्मीद लिए लोग आगे अभी भी इस लड़ाई को चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे साम्यवादी शासन लागू भी हो चुका है और वहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे अभी भी पूंजीवाद है। तो यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं उनकी स्थिति में काफी इससे सुधार हुई है, और ये लोग के आगे भी उम्मीद है कि जो इनकी हालात हैं, जो इनके दशाएं, उसमें बदलाव होगी। तो यही हमारे इस समाजवादी टॉपिक पे था। समाजवाद से हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग वैश्विक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो रूस में वैश्विक क्रांति हुई थी 1917 में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो क्या था, कैसे हुआ था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।